सेकंड हम लोग पढ़ेंगे प्रोस्टेट ग्लैंड के बारे में। फर्स्ट हम लोगों ने पढ़ा था सेमिनल वेसिकल के बारे में। प्रोस्टेट ग्लैंड का जो सिक्रेशन होता है वो होगा 30%। सेमिनल प्लाज्मा में इसका कंट्रीब्यूशन जो होता है वो 30% होता है। इसके अलावा प्रोस्टेट ग्लैंड जो है वो एक सिंगल ग्लैंड होती है। सिंगल ग्लैंड मतलब सिंगल ही नंबर, सिर्फ एक ही ग्लैंड होती है, ठीक है। इसके अलावा प्रोस्टेट ग्लैंड का जो स्ट्रक्चर होता है वो वॉलनट शेप का होता है। इसके अलावा प्रोस्टेट ग्लैंड में कोएगुलेटिंग एंजाइम प्रोस्टेट ग्लैंड कोएगुलेटिंग एंजाइम प्लस फिब्रिनोजिन एंजाइम दोनों आपस में ही मिलकर कोएगुलेशन का काम करते हैं। कोएगुलेशन मतलब स्पर्म और सेमिनल प्लाज्मा दोनों को एक ग्रुप में बांधने का काम करते हैं। इसके अलावा फिब्रिनोलाइसिन का काम होता है स्पर्म को मोटिलिटी प्रोवाइड करने का। स्पर्म मोटिलिटी। तो सेकंड हम लोगों ने पढ़ा है प्रोस्टेट ग्लैंड के बारे में। सीमेन का के अंदर जो कंट्रीब्यूशन होता है वो 30% कंट्रीब्यूशन प्रोस्टेट ग्लैंड का होता है। इसके अलावा प्रोस्टेट ग्लैंड जो है वो एक सिंगल ग्लैंड होती है। इसकी शेप या स्ट्रक्चर की अगर हम लोग बात करें तो प्रोस्टेट ग्लैंड जो है वो वॉलनट शेप की होती है। प्रोस्टेट ग्लैंड सिक्रेशन करती है कोएगुलेटिंग एंजाइम का और फिब्रिनोजिन, दोनों को आपस में मिलाकर फिब्रिनोजिन एंजाइम का सिक्रेशन जो है वो सेमिनल वेसिकल करती है। दोनों आपस में मिलकर कोएगुलेशन का काम करते हैं, सीमेन को बनाने मतलब स्पर्म के कोएगुलेशन का काम करते हैं। इसके अलावा फिब्रिनोलाइसिन का भी सिक्रेशन होता है। फिब्रिनोलाइसिन का काम होता है स्पर्म को मोटिलिटी प्रोवाइड करने का। अगर इसके बाद थर्ड जो ग्लैंड है उसका बात करें हम लोग, तो थर्ड वाली जो ग्लैंड होती है वो होती है बल्बोरेथ्रल ग्लैंड। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं बल्बोरेथ्रल ग्लैंड के बारे में। थर्ड हम लोग पढ़ेंगे बल्बोरेथ्रल ग्लैंड के बारे में। बल्बोरेथ्रल ग्लैंड। अच्छा, अगर हम लोग बल्बोरेथ्रल ग्लैंड की बात करें तो बल्बोरेथ्रल ग्लैंड जो नंबर में 1 पेयर्ड होती है, मतलब 2 होती है। तो हम लोग लिख सकते हैं पेयर्ड। इसके अलावा बल्बोरेथ्रल ग्लैंड एल्कलाइन सिक्रेशन करती है। इट्स एल्कलाइन सिक्रेशन बल्बोरेथ्रल ग्लैंड जो एल्कलाइन सिक्रेशन करती है उसकी वजह से जो यूरेथ्रा का एसिडिक मीडियम होता है उसको बेसिक मीडियम या फिर न्यूट्रलाइज मीडियम में कन्वर्ट करने का काम करती है। मतलब क्योंकि यूरेथ्रा वाला जो पार्ट है उसी पार्ट के अंदर यूरिन का सिक्रेशन भी होता है प्लस गेमीट्स का ट्रांसपोर्टेशन भी उसी पार्ट से होता है। तो जब यूरिन का सिक्रेशन होता है तो यूरेथ्रा वाला जो पार्ट है वो एसिडिक मीडियम में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन गेमीट्स को वहां से ट्रांसपोर्ट होने के लिए उसको न्यूट्रल मीडियम की जरूरत होती है। तो वहां पर उस न्यूट्रल मीडियम को बनाए रखने के लिए या फिर कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पर बल्बोरेथ्रल ग्लैंड प्रेजेंट होती है, जो एसिडिक मीडियम यूरिन का सिक्रेशन होने के बाद जस्ट उसको न्यूट्रल मीडियम में कन्वर्ट कर देती है या फिर एसिडिक मीडियम को सीधा न्यूट्रल मीडियम में कन्वर्ट कर देती है, ताकि स्पर्म जो है वो इजीली वहां से ट्रांसपोर्ट हो सके, ताकि उसको स्पर्म जो है उसको कोई डैमेज ना हो। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं इट्स एल्कलाइन सिक्रेशन न्यूट्रलाइज the acidic medium न्यूट्रलाइज द एसिडिक मीडियम। तो कहाँ के एसिडिक मीडियम को न्यूट्रलाइज करती है? यूरेथ्रा के एसिडिक मीडियम को न्यूट्रलाइज करती है। न्यूट्रलाइज द एसिडिक मीडियम ऑफ यूरेथ्रा
यूरेथ्रा, क्योंकि यूरेथ्रा एक कॉमन डक्ट है, वहां पर यूरिन का सिक्रेशन भी होता है और गैमेट का ट्रांसपोर्ट भी होता है, इसलिए बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड जो है उसको न्यूट्रलाइज करने का काम करती है। तो इस चीज को हम लोगों को याद रखना है। इसके अलावा बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड का काम क्या होता है, तो पेनिस को ल्यूब्रिकेशन जो प्रोवाइड करता है वो प्रोवाइड करती है बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं प्रोवाइड lubrication provide lubrication of penis, lubrication of penis। तो यहाँ पर हमारी जो 3 नेसेसरी ग्लैंड्स थी वो हमारी यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। फर्स्ट हम लोगों ने पढ़ा था सेमिनल वेसिकल के बारे में, सेकंड हम लोगों ने पढ़ा है प्रोस्टेट ग्लैंड के बारे में, और थर्ड हम लोगों ने पढ़ा है बल्बोरेथ्रल ग्लैंड के बारे में। ठीक है, सेमिनल वेसिकल्स जो हैं वो नंबर में 2 होती है या फिर 1 पेयर्ड होती है, और जो प्रोस्टेट ग्लैंड है वो एक सिंगल होती है, जबकि बल्बोरेथ्रल ग्लैंड भी 1 पेयर्ड होती है। तो हम लोगों को सिंगल में याद रखना है कि प्रोस्टेट ग्लैंड एकमात्र ऐसी ग्लैंड है जो कि सिंगल होती है एसेसरी ग्लैंड्स के अंदर, मेल की एसेसरी ग्लैंड्स के अंदर। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करते हैं सीमन का, कि सीमन होता क्या है। सीमन 2 चीजों से मिलकर बना हुआ है, स्पर्म प्लस सेमिनल प्लाज्मा। अगर पूछा जाए कि सेमिनल प्लाज्मा क्या होता है, सेमिनल प्लाज्मा, तो अभी हम लोगों ने पढ़ा है 3 ग्लैंड्स के बारे में। उन 3 ग्लैंड्स का जो सिक्रेशन होता है उसे ही हम लोग बोलते हैं सेमिनल प्लाज्मा। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं सिक्रेशन ऑफ एसेसरी ग्लैंड। तो ये भी याद रखना है कि सेमिनल प्लाज्मा क्या होता है, सिक्रेशन ऑफ एसेसरी ग्लैंड का जो सिक्रेशन होता है उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, सेमिनल प्लाज्मा। और सीमन याद रखना है, सीमन क्या होता है, स्पर्म प्लस सेमिनल प्लाज्मा से जो मिलकर बना हुआ होता है उसे ही हम लोग बोलते हैं सीमन। इसके बाद अगर हम लोग बात करें कि एक सिंगल इजेक्यूलेशन में कितने स्पर्म एक बार में रिलीज होते हैं, तो देखिए एक बार सिंगल इजेक्यूलेशन में 200 to 300 मिलियन स्पर्म रिलीज होते हैं। In a single ejaculation, एक बार इजेकुलेशन में कितने स्पर्म रिलीज होते हैं, तो एक बार इजेकुलेशन में 200 to 300 मिलियन sperm released। For fertility और फर्टिलाइजेशन के लिए 60% स्पर्म नॉर्मल शेप एंड साइज के होने चाहिए। इसके अलावा 40% स्पर्म मोटाइल होने चाहिए। अच्छा, इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं कि स्पर्म जब रिलीज होता है तो उसे हम लोग किस टर्म में जानते हैं। तो फर्स्ट, जब स्पर्म सबसे पहले स्पर्म सेमिनिफेरस ट्यूबुल के अंदर फॉर्मेशन होता है। तो सेमिनिफेरस ट्यूबुल से जब स्पर्म रिलीज होता है तो हम उसे क्या बोलते हैं, स्पर्म रिलीज्ड फ्रॉम सेमिनिफेरस ट्यूबुल। जब स्पर्म सेमिनिफेरस ट्यूबुल से रिलीज्ड होता है तो उसे हम लोग बोलते हैं स्पर्मिएशन।
और जब स्पर्म टेस्टिस से रिलीज्ड होता है, स्पर्म जब स्पर्म टेस्टिस से रिलीज्ड होता है, स्पर्म रिलीज्ड फ्रॉम टेस्टिस, जब स्पर्म टेस्टिस से रिलीज होता है तो उसे हम लोग बोलते हैं सेमिनेशन। सेमिनेशन। और जब स्पर्म पेनिस से रिलीज्ड होता है, स्पर्म रिलीज्ड फ्रॉम पेनिस, स्पर्म रिलीज्ड फ्रॉम पेनिस, तो उसे हम लोग बोलते हैं इजेक्यूलेशन। इजेक्यूलेशन। तो ये तीनों टर्म्स हम लोगों को याद रखनी है। जब स्पर्म सेमनीफेरस ट्यूबुल से रिलीज होता है तो उसे हम लोग बोलते हैं स्पर्मिएशन, लेकिन जब स्पर्म टेस्टिस से रिलीज होता है तो उसे हम लोग बोलते हैं सेमिनेशन, और स्पर्म जब पेनिस से रिलीज होता है तो उसे हम लोग बोलते हैं इजेक्यूलेशन। सेमिनिफेरस ट्यूबुल, टेस्टिस और पेनिस से जब रिलीज होता है तो हम लोग उसे अलग अलग टर्म से जानते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं थर्ड एक्सटर्नल जेनिटलिया के बारे में। थर्ड एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स के बारे में। ठीक है, अगर हम एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन का हम लोग बात करें तो मेल के अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं पेनिस के बारे में। पेनिस। ठीक है, पेनिस के स्ट्रक्चर का हम लोगों ने बात कर लिया था, और उसी के अंदर हम लोगों ने लिखा था कि बाहर के साइड में जो लूज फोल्ड ऑफ स्किन होता है उसे हम लोग बोलते हैं फोर स्किन। तो हम लोग यहाँ पर वही लिखने वाले हैं, लूज fold of skin on penis is called foreskin. Is called foreskin. And soft tip of penis is called glans penis. Is called glans penis. Is called glans penis. During erection, और जब पेनिस का इरेक्शन होता है, ड्यूरिंग इरेक्शन जब पेनिस का इरेक्शन होता है तो इरेक्शन के दौरान पेनिस हार्ड और लॉन्ग हो जाता है। ठीक है, क्यों हो जाता है? क्योंकि डायलेशन, वेसल्स डायलेशन, and sinuses filled with blood. नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बारे में। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बारे में। सबसे पहले सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का जो स्ट्रक्चर होता है वो हाईली कोइल्ड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो उसी ट्यूब को हम लोग काट के जब देखते हैं तो अंदर के साइड पर, ट्यूब के अंदर के साइड पर जो स्ट्रक्चर होता है उसी के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। सबसे बाहर एक कंप्लीट लेयर प्रेजेंट होती है कुछ इस तरीके से, इसे बोला जाता है ट्यूनिका प्रोप्रिया। ट्यूनिका प्रोप्रिया। इसके अलावा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के इनर साइड पर एक पिरामिड शेप की कुछ
सेल्स प्रेजेंट होती हैं इस तरीके से, पिरामिड शेप की, लार्ज पिरामिड शेप की सेल्स प्रेजेंट होती है। इसे बोला जाता है सर्टोली सेल्स। सर्टोली सर्टोली सेल्स, सर्टोली सेल्स, ठीक है। और ये सर्टोली सेल्स के आसपास प्रेजेंट होती है जर्म सेल इस तरीके से, जर्म सेल्स, इस सेल को बोला जाता है जर्म सेल, जर्म सेल, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर अंदर के साइड पर जर्म सेल्स जो है वो स्पर्म का फॉर्मेशन करती हैं, और स्पर्म का फॉर्मेशन होने के बाद स्पर्म जो है वो सर्टोली सेल के अंदर जाना स्टार्ट कर देता है कुछ इस तरीके से। इस तरीके से यहाँ पर स्पर्म प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करें और इसके बाहर, क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं टेस्टिस की, तो टेस्टिस के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल प्रेजेंट होती है जहां पर जर्म सेल से स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। लेकिन हम लोगों ने टेस्टिस का जो इंटरनल स्ट्रक्चर था वहां पर पढ़ा था कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाहर जो है वो इंटेस्टिनल स्पेस प्रेजेंट होता है, और उसी इंटरनल स्पेस के अंदर कुछ इस तरीके से सेल्स प्रेजेंट होती है। इन्हीं सेल्स को हम लोग बोलते हैं लीडिंग सेल्स, इन्हीं सेल्स को हम लोग बोलते हैं लीडिंग सेल्स। सेल्स है लीडिंग सेल्स, ठीक है। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का जो स्ट्रक्चर है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के स्ट्रक्चर में सबसे बाहर वाली जो कंप्लीट लेयर होती है उसे हम लोग बोलते हैं ट्यूनिका प्रोप्रिया, और अंदर साइड पर दो तरह की सेल्स प्रेजेंट होती है। एक तो सर्टोली सेल्स प्रेजेंट होती है और इसके अलावा जर्म सेल्स प्रेजेंट होती है। जर्म सेल्स जो है वो स्पर्म के फॉर्मेशन का या फिर प्रोडक्शन का काम करती है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाहर क्या प्रेजेंट होता है, तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाहर जो खाली स्पेस प्रेजेंट होता है उसे हम लोग बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस, और इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर लीडिंग सेल्स प्रेजेंट होती है, प्लस कुछ ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती है, प्लस इसके अलावा अदर इम्यूनोलॉजिकल सेल्स प्रेजेंट होती है। अगर हम लोग बात करें सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जो है वो किससे मिलकर बनी हुई है, तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जो है वो जर्मिनल लेयर से मिलकर बनी हुई है। जर्मिनल लेयर से मिलकर बनी हुई है, जिसमें जर्म सेल का काम है स्पर्म का प्रोडक्शन करना, स्पर्म का प्रोडक्शन करना, स्पर्म का प्रोडक्शन करना। इसके बाद हम लोग बात करें सर्टोली सेल का कि सर्टोली सेल के फंक्शन क्या क्या होते हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं फंक्शन ऑफ सर्टोली सेल। फंक्शन ऑफ सर्टोली सेल। अगर सर्टोली सेल के स्ट्रक्चर का हम लोग बात करें तो सर्टोली सेल्स जो है वो लार्ज और पिरामिड शेप का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। फंक्शन का अगर हम लोग बात करें तो सर्टोली सेल का एक नॉर्मल फंक्शन होता है प्रोवाइड न्यूट्रिशन, या फिर हम लोग बोल सकते हैं प्रोवाइड नरिशमेंट, प्रोवाइड न्यूट्रिशन। इसके अलावा सर्टोली सेल के अदर फंक्शंस भी होते हैं। जैसे सर्टोली सेल का एक काम होता है कि वो इनहिबिन हार्मोन का सिक्रेशन करता है, ताकि एफएसएच जो है वो सप्रेस हो सके, ठीक है। क्योंकि किसी भी फॉलिकल का या फिर किसी भी जो सेल है उसके अंदर गेमिट्स के फॉर्मेशन के लिए एफएसएच रिलीज होता है, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है वो रिलीज होता है ताकि गेमिट्स का आगे जाके फॉर्मेशन हो सके, ठीक है। लेकिन टेस्टिस के इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर जब एफएसएच रिलीज होता है तो जर्म सेल्स का मतलब स्पर्म का प्रोडक्शन होते रहता है, कंटिन्यूअस होते रहता है। लेकिन सर्टोली सेल के पास एकदम फिक्स स्पेस है,
ठीक है। तो जब सर्टोली सेल्स जो हैं वो पूरी तरीके से भरने लग जाती है, मतलब कंप्लीट तरीके से वो फील्ड हो जाती है, उनके पास पूरा न्यूट्रिशन नहीं बच होता है सारे स्पर्म को प्रोवाइड करने के लिए, तो फिर वो वहां से इनहिबिन हार्मोन का सिक्रेशन करना स्टार्ट कर देती है ताकि एफएसएच जो है वो सप्रेस हो जाए। और जब एफएसएच सप्रेस होता है तो उसके बाद स्पर्म का फॉर्मेशन रुक जाता है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि उसके बाद स्पर्म का फॉर्मेशन जो है वो कम हो जाता है, बंद हो जाता है, क्योंकि वहां पर सर्टोली सेल्स जो है वो कंप्लीट पूरी तरीके से भर जाती हैं, उनके पास जो फिक्स न्यूट्रिशन होता है वो कुछ ही स्पर्म्स को प्रोवाइड कर सकती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं सर्टोली सेल्स secrete inhibin hormone, Sertoli cells secrete inhibin hormone to suppress FSH, ताकि वो FSH को सप्रेस कर सके या फिर वो FSH को कम कर सके। इसके अलावा secrete other factors, इसके अलावा कई सारे अदर फैक्टर्स का भी सिक्रेशन करती हैं ताकि वो आगे जाके स्पर्मेटोजेनेसिस का जो प्रोसेस है उसके अंदर हेल्प कर सकें। सीक्रेट अदर फैक्टर्स which help in spermatogenesis, इसके अलावा सीक्रेट एबीपी का अगर हम लोग फुल फॉर्म का बात करें तो एबीपी का फुल फॉर्म होता है एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। ठीक है, इसके अलावा सर्टोली सेल्स जो है वो एक ब्लड टेस्टिस बैरियर, सर्टोली सेल ब्लड टेस्टिस बैरियर के जैसे भी काम करती है। ब्लड टेस्टिस बैरियर का मतलब क्या है कि हमारे ब्लड के अंदर जो सेल्स प्रेजेंट होती है उन सेल्स को पता होता है कि जो भी एन सेल्स या फिर जो भी बैक्टीरियल सेल्स या फिर जो भी वायरस सेल्स आए हमारी बॉडी के अंदर, उसको सीधा किल करना है या फिर उसको वहां से हटा देना है। ठीक है, एनगल्फ कर जाना है या फिर सीधा उसको मार देना है। ठीक है, तो ब्लड के अंदर जो एन सेल्स होती है वो उनके पास सिर्फ इतना कोडिंग है कि जो भी एन सेल आए उसको वहां से खत्म कर देना है। लेकिन हमारे जो टेस्टिस होता है, मेल के अंदर जो टेस्टिस होता है उसके अंदर प्रेजेंट होता है एन, मतलब स्पर्म का जो फॉर्मेशन होता है उसके प्लॉइडी होती है एन। ठीक है, तो अगर ब्लड और स्पर्म जो है वो दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में आ गए तो ब्लड की जो सेल्स है वो स्पर्म को सीधा वहां से किल कर देंगे। तो सर्टोली सेल जो है वो दोनों के बीच में एक बैरिकेड का काम करता है कि दोनों आपस में मिल ना पाए और स्पर्म का प्रोडक्शन इजिली होता रहे। इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं कि हॉर्मोन्स कैसे एक्ट करते हैं। तो सबसे पहले हाइपोथैलेमस को हम लोग बोलते हैं मास्टर ग्लैंड। हाइपोथैलेमस से रिलीज होता है हार्मोन गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है, हाइपोथैलेमस रिलीज करता है गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जाता है पिट्यूटरी ग्लैंड के पास। अगर पूछा जाए कौन सी वाली ग्लैंड के पास, तो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के पास हाइपोथैलेमस गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज करता है और वो जाता है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के पास। फिर एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो दो तरह के हार्मोन से रिलीज करती है, एक तो एफएसएच फोलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन और सेकंड वाला एलएच ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन। ठीक है,
FSH एक्ट करता है सर्टोली सेल के ऊपर। FSH एक्ट ऑन सर्टोली सेल, एंड LH एक्ट ऑन लीडिंग सेल्स, ठीक है। सर्टोली सेल का फंक्शन होता है प्रोवाइड न्यूट्रिशन, प्रोवाइड न्यूट्रिशन, और लीडिंग सेल्स एक्ट करता है एंड्रोजन मतलब एंड्रोजन का सिक्रेशन करवाने का काम करता है। एंड्रोजन होता है ग्रुप ऑफ मेल हार्मोन। इसके बाद हम लोग ये हमारा जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन था वो यहाँ तक कंप्लीट होता है। इसके बाद पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में।